उस खस्ता हाल मकान के सहन में आज फिर बिल्लियाँ पानी के नल के करीब बैठी हुई थीं। इस टपकते नल के करीब इन बिल्लियों का बसेरा बहुत पुराना था। वैसे सवेरे ही चंद बिल्लियाँ यहाँ नज़र आती थीं, मगर रात के वक्त इन बिल्लियों की तादाद बहुत बढ़ जाती थी। माई नाजो को इन बिल्लियों से बड़ी सख्त और बहुत पुरानी नफ़रत थी। माई नाजो अब काफ़ी बूढ़ी और लागर हो चुकी थीं। उन पर अक्सर पागलपन के दौरे पड़ते थे। सभी लोग उससे डरते और खौफ खाते। वैसे कभी जो उससे कोई हमदर्दी करता, आस पड़ोस से हाल पूछने आता, तो माई नाजो हर आए गए को इन बिल्लियों के किस्से सुनाने लग जाती। नल के करीब ले जाती और कहती, देखो ये मनहूस बिल्लियाँ आज फिर मेरे नल पर काबिज होकर बैठी हैं। मेरा सारा दिन यहाँ खड़े खड़े निकल जाता है। बाकी जगह भी पानी है, मगर इन मनहूस बिल्लियों को यहीं से पानी चाहिए। अरे ये बिल्लियाँ जाने हैं ना, बुढ़िया भी इसी नल से पानी लेने को आएगी, इसीलिए सारा पानी पी जाती हैं। अरे माई नाजो, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, देखो खाली नल टपक रहा है। पड़ोस से आई औरत बोली, अच्छा शायद तुझे मालूम नहीं है, ये बिल्लियाँ बड़ी मक्कार हैं। जब कोई मेरे घर कदम रखता है तो छुप जाती हैं। माई नाजो ने नफरत से कहा, वो देख रही है ना, वो देख, वो सफ़ेद बालों वाली मोटी बिल्ली उस दीवार के बड़े सुराख में छुप रही है। माई नाजो ने अपनी लकड़ी का डंडा ज़मीन पर से मारते हुए गुस्से से पूछा, बोल नज़र आ रही है तुझे? जल्दी बता मुझे। अपनी लंगज़दा टांग को घसीट कर चलते हुए पूछा। हाँ हाँ भाई, आ गई है, मैं बाद में आऊँगी। ये रोटी सालन लाई थी तुम्हारे लिए, खा लेना। मेरा छोटा बच्चा रो रहा होगा, अब चलती हूँ। पड़ोस वाली औरत माई नाजो के गुस्से से बहुत डरती थी। फटाफट वहाँ से भाग खड़ी हुई कि कहीं माई नाजो लकड़ी का मोटा डंडा उसके सर में न मार दे। माई नाजो जो पीछे से आवाज़ें दे देकर न जाने क्या क्या बक रही थी, फिर खुद से बोली, अरे मेरा शेरू भी रो रहा है, आज तो मैंने उसे बर्फ़ी भी नहीं ला कर दी। शेरू, अरे ओ शेरू, कहाँ छुपा हुआ है तू? आ जा, चल बाहर आ। वो अंदर कमरे में आई, कोने में पड़ी बदरंग रज़ाई उठाई। यहाँ है तू शेरू, चल बाहर निकल। माई नाजो ने रज़ाई झटक झटक कर उलट पलट की और परे फेंक दी, मगर वहाँ क्या धरा था? खाली अंधेरा, किसी इंसानी वजूद का कोई नामो निशान नहीं था। माई नाजो चीख रही थी, न जाने क्या क्या बक रही थी, उस पर तो पागलपन सवार था। उसने अपना लकड़ी का डंडा फर्श से उठाया और अपने आप को मारने लगी। अपने लागर बदन पर 1 2 3 ज़रबें लगाती, फिर निढाल होकर कमरे के अंधेरे में फर्श पर ढह गई। अगले रोज़ माई नाजो की वही चीखों पुकार फिर जारी थी। आसपास के लोग तो जैसे माई नाजो की चीखों पुकार के आदी हो गए थे। चंद ही ऐसे लोग थे जो तरस खाकर अक्सर औकात उसे खाने पीने को दे जाते या फिर थोड़ा बहुत बैठकर हाल चाल पूछ लिया करते। उस रोज़ भी माई नाजो की चीखों पुकार पड़ोस में रहने वाली माँ बेटी उसके घर के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। फिर उसके पास जाकर माँ बेटी ने आहिस्तगी से कुछ पूछा था। माई नाजो जो सख्त गुस्से में भगने झकने लगी थी, माँ बेटी के पास चुप खड़ी रही। अरे रानो, देख इन मकार बिल्लियों को, मैं दिन भर के 40 चक्कर लगाऊं इस नल के, मगर ये अयार बिल्लियाँ न टले यहाँ से। अरे मैं मीठा पानी भरने को अपना बर्तन लिए अंदर से चक्कर पर चक्कर लगाऊं कि अब या तब ये मोटी अयार बिल्लियाँ यहाँ से कहीं और जा मिले, मगर नहीं, ये तो इस नल के ऊपर कब्जा जमाए बैठी हैं। माई नाजो की गुस्से से सांस फूल रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस भरने लगी। माई नाजो के पागलपन का लड़की और उसकी माँ को अच्छी तरह मालूम था। माई, तुझे कितनी बार बोला है, हमें दीवार से आवाज़ देकर पानी मंगवा लिया कर। इससे पहले कि लड़की कुछ और कहती, माई नाजो फ़िज़ा में हाथ नचाकर बोली, अरे मैं क्या तुझे लंगड़ी नज़र आऊँ या टांग कटी नज़र आऊँ? माई गुस्से में फनकारी तो लड़की कुछ सहम कर पीछे को हटी। अब के लड़की की माँ बोली, देख माई नाजो, जो भी है, बिल्लियाँ नल पर बैठे या ना बैठे, तेरे घर में और भी तो नल हैं। तू इसके आगे बर्तन रखकर पानी भर लिया कर, तुझे भी इसी नल का पानी चाहिए? अरे मैं तेरे को पागल नज़र आए हूँ क्या? मैं क्यों दूसरे नल से पानी भरूँ? अरे ये मेरा मकान है, जिस जगह से चाहे अपने बर्तन में भरूँ। ये मोटी मकार बिल्लियाँ जाकर दूसरी जगह से पानी ले लेना। इनके पैर में मेहंदी लगी है या पैर में ज़ख्म है जो हिल न सके हैं? माई गुस्से से चिंघाड़ रही थी। अच्छा माई, हमें तू माफ़ी दे दे, हम तो तेरे भले को ही बोल रहे थे, मगर तू शायद हमें अपना दुश्मन मानती है। चल हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। पड़ोसन ने अपनी बेटी को ठुका देकर चलने को इशारा किया। वो दोनों जल्दी से बाहर के दरवाजे से निकल गईं। माई नाजो पीछे से चीखती रह गई।
इधर उधर देखा, फिर कमरे के कोने तक आई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को तलाश कर रही थी। फिर वो अपने जिस्म पर ज़रबें लगाती गई और ज़रा सी देर में निढाल होकर कमरे के फर्श पर गोया गिर सी गई। रात किसी पहर माई की आंख खुली। कमरे के खस्ता हाल दरवाजे से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थीं। माई बड़ी मुश्किल से अपने लंगज़दा वजूद को घसीट कर कमरे से बाहर आई। अपनी लाठी की मदद से कदम जमाती नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलती हुई सहन के कोने तक आई थी, जहाँ नल के पास उसे बिल्लियों का बहुत बड़ा हुजूम नजर आया। उसने सोई हुई बिल्लियों और उनके बच्चों पर अपनी लाठी बड़े ज़ोर से दे मारी। गोया फिर नया तूफान बर्पा हो गया। बिल्लियों के बच्चे चीखने लगे। बिल्लियाँ कुर्राती हुई माई नाजो की तरफ बढ़ने लगी। माई उनके खौफ से भागी तो फर्श पर औंधे मुंह गिर गई। गिरते पड़ते अपने कमरे तक आई और जल्दी से कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाने लगी। बाहर बिल्लियों का शोर और गुर्राने की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। इन आवाज़ों में किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज़ें भी बड़ी शिद्दत से आना शुरू हो गईं। माई तो गोया पागल हो गई थी। वो कभी अपने बाल नोचती और कभी अपना सर दीवार से पटकती। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, शेरू मेरे बच्चे, कहाँ छुपा है तू? कुछ देर बाद बाहर और अंदर का शोर जैसे थम से गए थे। ये काले और स्याह अंधेरे जो माई नाजो ने खुद अपने लिए पाले थे, अपने हाथों से तारीकी को दीवारों पर लगाया था। चीखने के तूफान से अब वो खुद ही घबरा रही थी। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब मोटी और खर्राट माई नाजो अपने 4 बेटों के हमरा रहती थी। उसके चारों बेटे शादीशुदा थे। माई नाजो हर वक्त बहू बेटों और उनके बच्चों से लड़ती झगड़ती रहती। कोई बहाना ढूंढती कि उन्हें यहाँ से निकाल बाहर करे। फिर उसने रफ्ता रफ्ता सबको बाहर निकाल दिया और ख़ुद मज़े से रहने लगी। माई नाजो अजीब फितरत की मालिक थी। वो किसी पल क्या कर डाले कुछ कहा नहीं जा सकता था। उसे किसी इंसान से मोहब्बत नहीं थी। अगर किसी की कदर थी या किसी से प्यार था तो वो बस शेरू से था। शेरू अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करता था। माई नाजो अपने छोटे बेटे के यहाँ गई थी जो किराए के मकान में रह रहा था। लड़ झगड़ कर उसके चारों बच्चों को अपने साथ ले आई। बड़े 3 बच्चे तो माई नाजो से कई बार पिट चुके थे, इसीलिए बहुत डरते थे। बस एक शेरू था जिसको माई ने कभी न मारा, बल्कि उसे अपने हाथ से निवाले बनाकर खिलाती। माई नाजो बच्चों को तो ले आई थी, मगर बहुत खौफज़दा बच्चे। और फिर एक रोज़ शेरू के अलावा तीनों बड़े बच्चे आंख बचाकर भाग खड़े हुए। माई को ये हरकत एक आंख न भाई, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। कहने लगी, मेरी बला से दफ़ा हो गए। अब अगर आए तो मार मार कर ऐसा मुर्गा बनाऊंगी कि सारी उम्र माई का नाम न भूलेंगे। माई ने गुस्से से लाल होते हुए कहा था। माई शेरू से बड़ा अच्छा सलूक करती थी, इसीलिए वो अभी तक नहीं भागा था। माई उसे जो कहती वो उसका हुक्म बजा लाता। लोग भी हैरान थे कि आखिर माई नाजो अपने एक पोते से इतना प्यार क्यों करती है। खैर, शेरू भी बहुत अच्छा बच्चा था। मदरसे का सबक वो दिल लगाकर याद करता था। कभी उसे सबक भूल जाता तो मौलवी साहिब ज़ोर का डंडा उसकी पीठ पर मारते और शेरू कोने में बैठकर रोता। उसने कई बार सोचा कि माई का अच्छा मूड देखकर मौलवी साहिब की शिकायत लगाए, फिर माई उन्हें मज़ा चखाएगी। मौसम गर्मा अपने उरूज पर था। सूरज की तपिश ने सबको बेहाल कर रखा था। आसमान से गर्म लू के बगोले गोया हर तरफ उड़ते फिरते। उस रोज़ भी बला की गर्मी थी। ज़मीन पर पाँव रखो तो मानो पाँव जल उठते। कुछ दिनों से सहन के कोने में लगे मीठे पानी के नल के करीब बिल्लियाँ आ बैठतीं। शेरू भी कुछ दिनों से इन मुख्तलिफ रंगों वाली बिल्लियों को देख रहा था। शेरू को ये मोटी मोटी बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगने लगी थीं। सफ़ेद रंग वाली, काले रंग की, चितकबरी और नाची रंग और आखिरी हल्के जर्दे रंग वाली बिल्ली, ये चारों मोटी बिल्लियाँ उसे बहुत भली लगने लगीं। वो उन्हें देर तक देखा करता, मगर जैसे ही अंदर से माई की खर्राट आवाज़ आती, शेरू डर कर जल्दी से इधर उधर हो जाता या फिर अंदर भाग जाता। उसे किसी हद तक ये मालूम हो गया कि माई को ये बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, क्योंकि माई उन्हें देखते ही नफ़रत से मुंह फेर लेती थी। और उसने शेरू को भी कह दिया था कि अगर तूने इन मोटी बिल्लियों को कुछ खाने को डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब शेरू बिल्लियों के मामले में काफ़ी चौकन्ना रहने लगा था। ज़रा सी आहट होती तो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता। जब रोज़ाना माई मीठे पानी के नल से जहाँ बिल्लियाँ बैठती थीं ड्रम या बाल्टी भरने को कहती तो शेरू खुशी से निहाल हो जाता। सिर्फ पानी भरने के औकात में माई इसे कुछ न कहती। हैरत की एक बात यह भी थी कि जब शेरू पानी भरने के लिए नल के करीब जाता
تو بلیاں اپنے آپ ہی فاصلے پر ہو جاتی۔ پھر شیرو پانی بھرنے میں کافی دیر لگاتا اور قریب سے ان موٹی نرم و ملائم بلیوں کو دیکھتا رہتا۔ شیرو اکثر سوچتا کہ یہ بلیاں ہر وقت تو اس نل کے نیچے بیٹھی رہتی ہیں، بھلا کچھ کھانے اور شکار کرنے کو کب جاتی ہوں گی۔ وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بلیوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا۔ مائی تاجو تو کہتی تھی کہ ان موٹی بلیوں کا پیٹ ایک مٹکے کے برابر ہے، تو کیا یہ بلیاں بھوکی رہتی ہیں یا پھر ان بلیوں کا پیٹ کٹورے برابر ہے؟ مگر بھوک تو چڑیا کو بھی لگتی ہے، وہ بھی ہر وقت دانہ چگتی ہے۔ مگر اب مائی سے چھپ چھپا کر وہ ان بلیوں کو ضرور کچھ نہ کچھ ڈالنے لگا تھا، اور یہ ارادہ اس نے اپنے دل میں پختہ کر لیا۔ شیرو نے آخرکار ایک روز مائی کو رو رو کر مولوی صاحب کی شکایت بھی لگا ہی دی۔ شکایت لگانے کی دیر تھی کہ وہ شیرو سے کہنے لگی، اب میں نے اس مولوی کی چٹنی نہ بنا دی نا تو کہنا، چل ابھی میں اسے سبق سکھانے جا رہی ہوں، دیکھنا آج وہ مولوی تیرے حصے کا سبق میرے کو سنائے گا۔ مائی غصے میں لال پیلی ہوتی استاد کا ادب بھولتی دروازے سے نکل گئی۔ شیرو بہت خوش تھا، خیال ہی خیال میں وہ مولوی صاحب کو مائی کی لاٹھی سے مار کھاتے دیکھ رہا تھا۔ مائی ناجو نے مولوی صاحب کے خوب لتے لیے۔ مولوی صاحب کی تو گویا مائی کے سامنے گھکی ہی بند گئی۔ مولوی صاحب شیرو پر تشدد سے انکار کرتے، مائی اور زیادہ لتے لیتی۔ خیر وہاں سے نکل کر وہ اپنے بیٹے کے پاس گئی، اس کی کریانے کی دکان میں گھس کر زبردستی ہفتے بھر کا راشن بیگ میں ڈال کر لے آئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو شیرو بے چینی سے مائی کا انتظار کر رہا تھا۔ راشن کا تھیلا اسے پکڑا کر وہ بولی، جا بھاگ کر جا اور خان بھائی سے برف کا ٹکڑا لے آ، گرمی سے جان نکل رہی ہے۔ مائی نے گرمی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ شیرو بھاگ کر برف لے آیا۔ مائی نے برف پانی میں ڈال کر خوب ٹھنڈا پانی پیا، پھر شیرو سے بولی، ارے وہ مولوی، وہ جھوٹا آدمی میرے کو ابلی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ ارے میں کہوں کب سے میرے شیرو کو مارے تھا وہ جلاد، میرے کو بولا کہ میں شیرو کا نام خارج کر دوں گا، مدرسے سے نکال دوں گا، لیکن تو نہ ڈر، اب سے تو مدرسے نہیں جائے گا۔ مائی نے جوش مارتے ہوئے کہا اور شیرو خوشی کے مارے پھدکنے لگا۔ شیخ انور صاحب کی مسجد میں تیرا نام لکھوا لیں گے، تو وہیں پڑھے گا، وہ اچھے سے پڑھا دیں گے۔ مائی خوشی سے پھولتے ہوئے بولی، یہ لے برفی کھا لے، اور ہاں اپنے کسی دوست کو مت کھلائیو، یہ میں نے تیرے لیے زیادہ خریدی ہے کہ تو کافی دنوں تک کھا لے۔ مائی نے تھیلے سے برفی کے 2 لفافے نکال کر شیرو کو دکھا دیے۔ شیرو نے کچھ برفی لی اور باقی کی برفی خفیہ جگہ پر چھپا دی۔ اب شیرو کو اندھیرا ہونے کا انتظار تھا۔ اندھیرے کے بعد اس نے مائی کے کمرے میں جھانکا تو مائی کی آنکھ لگ چکی تھی۔ شیرو نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے چھپائی ہوئی برفی نکالی، ایک برتن میں خوب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے، پھر ایک نظر برفی کی ٹکڑیوں پر ڈالی تو مطمئن ہو گیا کہ آج بلیوں کا پیٹ کافی حد تک بھر جائے گا۔ تب وہ دبے قدموں باہر آیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج 4 کی بجائے بلیوں کی کافی بڑی تعداد موجود تھی۔ شیرو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہوا۔ آج تک اس نے اتنی ڈھیر ساری بلیاں ایک ساتھ نہیں دیکھی تھیں، وہ بھی اتنی خوبصورت بلیاں۔ شیرو نے ایک چھوٹا سا برفی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا اور نل کے قریب ننگے پاؤں دبے قدموں آیا تاکہ مائی کو کسی آہٹ کا احساس نہ ہو۔ شیرو نہیں چاہتا تھا کہ اسے بلیوں کی وجہ سے سزا ملے، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ وہ ان بلیوں پر مرتا تھا۔ دوسری طرف بلیاں بھی شیرو پر فدا تھیں۔ وہ جب بھی نل کے قریب جاتا، بلیاں خود اٹھ کر اس کے گرد گھیرا ڈال لیتیں۔ شیرو نے برفی والے برتن سے ساری برفی کے ٹکڑے بلیوں کے لیے رکھے برتن میں ڈال دیے۔ ساری بلیاں مل جل کر برفی کے ٹکڑے یوں کھا رہی تھیں جیسے یہ کھانا انہیں بہت پسند آیا ہو۔ اندھیرے میں بھی بلیوں کے وجود سے جیسے سفید دودھیا روشنی کی لکیریں نکل رہی تھیں، جس سے وہاں کا منظر بہت واضح ہو رہا تھا۔ شیرو تو جامد و ساکت اس خوبصورت منظر کو دیکھے جا رہا تھا۔ شیرو جہاں پر کھڑا تھا وہاں سارا دن تیز دھوپ پڑتی تھی، اس لیے وہاں کا فرش اب بھی بہت گرم تھا۔ وہ چونکہ ننگے پیر تھا سو وہ بار بار کبھی ایک پاؤں اوپر کرتا تو کبھی دوسرا پاؤں۔ پھر اس نے دیکھا کہ بلیوں کا برتن برفی سے خالی ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بلیاں شیرو کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ کچھ سہم سا گیا، اس نے وہاں سے ہلنے کی کوشش کی، مگر وہیں پر جیسے اس کا وجود جم سا گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ جامد کھڑا تھا، اور پھر جیسے ہی تمام بلیاں اس کے قریب آئیں، اسے لگا جیسے نرم روئی کا ڈھیر اس کے آس پاس ہے، اور اچانک ہی اسے اپنے جلتے پیروں کے نیچے ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے جلتے پاؤں کے نیچے کسی نے ٹھنڈی ٹھار برف بچھا دی ہو۔
यकदम ही शेरू के वजूद में एक सुकून की लहर दौड़ गई। वो बिल्लियों के झुरमुट में बैठ गया। उसकी आंखों में नींद तैरने लगी। फिर वो रुई के इस ढेर पर सर रखकर सो गया। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी जब शेरू की आंख खुली। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसका सर किसी नरम सी चीज़ पर टिका हुआ था। फिर वो अचानक डर सा गया, जल्दी से उठ बैठा। उसे जैसे सब कुछ याद आ गया था, बर्फ़ी और बिल्लियों का वो झुरमुट, और फिर वो सो गया। अब वो 4 बिल्लियाँ उसके करीब ही बैठी हुई थीं। जब शेरू जागा तो वो बिल्लियाँ वहाँ से गायब थीं। उसने आहिस्ता से डर कर हाथ उठाकर चितकबरी और सफ़ेद वाली बिल्ली की पुश्त पर आहिस्ता से प्यार किया। तभी उसे लगा उसकी पुश्त पर कोई मौजूद उसे घूर रहा है। शेरू ने डर कर पीछे देखा तो उसकी सांस सीने में अटक गई। माई ने सख्त गुस्से में उबलती आंखों के साथ कहा, उठ जा, चल खड़ा हो, दफ़ा हो जा यहाँ से। फिर वो शेरू को घसीट कर धक्के देने लगी। उसके बेरब्त अल्फाज अटक अटक कर निकल रहे थे। वो माई के गुस्से और खौफ से थर थर काँप रहा था। माई ने शेरू की कोई बात नहीं सुनी और उसे दाखिली दरवाजे से निकालकर गली में फेंक दिया। अगले रोज़ शेरू ने सारा दिन माई से माफ़ी मांगी, मिन्नतें तरले कर डाले। माई से कहा कि वो जो कहेगी वही करेगा। आखिरकार माई ने शेरू को माफ़ तो कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि अगर वो दोबारा बिल्लियों के पास बैठा तो उसे ऐसी सज़ा देगी जो उसने सोची भी ना होगी। और फिर उस रोज़ के बाद से माई हर पल शेरू पर नज़र रखने लगी। जब वो मस्जिद से आता, सहन में बैठकर अपना सबक याद करता, माई की नज़रें उस पर जमी रहती। शेरू अपना सबक याद करता रहता। कुछ दिन तो शेरू ने सब्र किया, मगर थोड़े दिन के बाद शेरू बिल्लियों के बगैर न रह पाया। उसने अपने हिस्से की रोटी एक बिल्ली को चुपके से खिलाना चाही तो माई की नज़र शेरू पर पड़ गई। माई ने फुनकारते हुए उसे खींचकर संदूक में बंद कर दिया। आज मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगी ना कि सारी उम्र माई को पागल न बना सकेगा। चल चल यहाँ बैठ। माई ने शेरू को ज़ोर से संदूक में बंद कर दिया। शेरू का वजूद तो जमकर रह गया। वो माई से माफ़िया मांगने लगा, ना ना, ऐसे नहीं समझेगा तुझे। अरे तुझे खिला पिलाकर सांप बनाया मैंने, ऐसे ना छोड़ूंगी तुझे। माई ने अपनी लाठी उठाई और शेरू को मारने के लिए हवा में लहराई कि चारों बिल्लियाँ जैसे बैक वक्त शोला बार हो गईं। बिल्लियों ने माई पर गुर्राना शुरू कर दिया। माई ने घबरा कर लाठी ज़मीन पर फेंक दी और तेज़ी से संदूक का ढक्कन गिरा दिया। संदूक का ढक्कन जैसे ही गिरा, अंदर से शेरू के चिल्लाने और माई के पुकारने की आवाज़ें आने लगीं। मगर अब माई ढीठ बनी खड़ी रही। अब भुगत अपने किए की सज़ा। मैं बोली थी ना कि इन मनहूस बिल्लियों के पास न बैठा कर, ये आसेब हैं, जादू टूना कर देवे हैं। अब रही इस संदूक के अंदर, तू भी और तेरी बिल्लियाँ भी। कुछ ही देर गुजरी थी कि संदूक के अंदर से शेरू की आवाज़ें आना बंद हो गईं। यकदम एक खामोशी सी छा गई। इस खामोशी से माई यकदम घबरा गई। वो झट से संदूक के करीब आई। कांपते हाथों से बड़ी मुश्किल से संदूक का ढक्कन उठाकर अंदर झांका। अंदर झांकते ही माई के मुंह से बेरब्त चीखों का तूफान उबलने लगा, जैसे वो पागल सी हो गई। संदूक के अंदर शेरू का वजूद मुर्दा हो चुका था और वो चारों बिल्लियाँ संदूक के अंदर से गायब हो गई थीं। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ शेरू का मुर्दा जिस्म मौजूद था। माई यकदम धड़ाम से बारिश के पानी में गिरकर होशो हवास से बेगाना हो गई। फ़िज़ा में बारिश और तारीकी के अलावा न जाने कहाँ से बेशुमार बिल्लियों के रोने और फिर मातम की आवाज़ भी शामिल हो गई। पहले पहल इलाके के अक्सर लोग माई नाजो से डरते थे, जबकि कुछ हमदर्दी भी करते थे। उनका ख्याल था कि बेचारी अपने पोते की जुदाई और मौत के सदमे से इस हाल तक पहुंची है। पर शेरू के माँ बाप का ख्याल कुछ और ही था। शेरू की मौत वाले दिन ही उन्हें यकीन था कि इसकी वजह माई ही है। माई कातिल है, मगर उसके पागलपन की वजह से इन्होंने माई नाजो को पुलिस के हवाले नहीं किया। फिर वो वक्त आया कि माई नाजो सुबह और शाम, ख़ासकर रात को, चीख चीख कर मोहल्ले वालों को मदद के लिए कहकर बुलाने लगी, बचाओ मुझे, मुझ पर 4 बिल्लियाँ हमला कर रही हैं। एक रोज़ मोहल्ले वाले उसे पागल खाने छोड़ आए। माई नाजो जिस मकान में रहती थी, जहाँ 4 बिल्लियाँ नल के नीचे ठंडे फर्श पर बैठी नज़र आती थीं, नल का पानी आज भी वहाँ टपकता रहता है, मगर वो बिल्लियाँ वहाँ आकर नहीं बैठतीं। शायद वो बिल्लियाँ भी शेरू के लिए ही आती थीं और शेरू के जाने के बाद कभी पलट कर इस घर न आई थीं। लोग कहते हैं कि वो बिल्लियाँ नहीं, वो शेरू पर आशिक होने वाली 4 जिन्नज़ादियाँ थीं।